जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास को देखेंगे और एक ही वीडियो में पूरे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले 7 कंप्लीट वीडियो प्राचीन बिहार के इतिहास पर हम दे चुके हैं। सातों वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2-2 बार देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, 30-35 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं इसको। उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास, और पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन इसमें देखेंगे कब क्या कहाँ क्या हुआ था। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट देखेंगे, सल्तनत काल में बिहार की स्थिति को। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक या हुसामुद्दीन के सहायक इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्नासान नदी के यह पूर्वी ओर जो है सफल अभियान किया। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन, पाल वंश का शासक यह इंद्र प्रद्युम्न पाल था। तो ये दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि बख्तियार खिलजी के जो अभियान के समय सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। और पाल वंश का जो शासक था इंद्र, ये रखिएगा, यह प्रद्युम्न पाल था। अगला है करें, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता। बिहार में तुर्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ पर विजय था। यह विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त किया। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर यह शहर की जो है स्थापना किया था। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया पड़ता है बंगाल में, नदिया पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में यह स्थापित किया था। अब सेन वंश का जो लक्ष्मण सेन था उसकी राजधानी नदिया था, और बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी वहाँ पर लखनौती स्थापित कर दिया। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दन ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के यह इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया। बख्तियार खिलजी को यह गाजी इख्तियार, ठीक है, गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बख्तियार खिलजी है उसको इसका एक और उपनाम है गाजी इख्तियार। इसके बाद हम गुलाम वंश की बात करेंगे कि गुलाम वंश के समय बिहार की स्थिति क्या था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में अख्ता प्रदान किया। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी से 1229 तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वह इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वह कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा उसमें तुगान खां यह बिहार का राज्यपाल बना। तो बिहार का गवर्नर सैफुद्दीन ऐबक को और यहाँ का जो राज्यपाल है वह तुगान खां को बनाया गया। अगला देखते हैं, बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन यह गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में किया गया। लखनौती के शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 से
यह 80 में विद्रोह कर दिया गया। अगले पॉइंट पर चलेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश के समय बिहार की स्थिति को देखते हैं। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। कब? 1290। 1297 में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु यह राजा शुक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। तो अलाउद्दीन ने 1297 में यह मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, लेकिन वहाँ का जो राजा था शुक्र सिंह था, उसने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। जवाबियत का संबंध राज्य कानून से है, ध्यान में रखिएगा, जवाबियत का संबंध राज्य कानून से है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय तक बिहार में गंगा नदी के दक्षिण के मैदान पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व हुआ और खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर यानी कि भोजपुर से क्या प्राप्त हुआ? शाहपुर कहते हैं भोजपुर से भी प्राप्त हुआ। इसके बाद तुगलक वंश की स्थिति को देखते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ यानी कि नालंदा थी और गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद महाराष्ट्र ले गया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इस कारण उसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण तथा सनकी अथवा पागल बादशाह भी कहा जाता। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर यह तुगलकपुर रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि किसने दरभंगा का नाम बदल करके तुगलकपुर रखा था? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था, ध्यान में रखिएगा। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना किया। इस वंश को बेवनार वंश, यह अनहिलवाड़ा वंश कहा। इसका स्थापत्य देखिएगा तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। यह दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को यह हल करने का प्रयास किया था। यानी कि रोजगार देने का जो प्रयास किया था वह फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे और दास की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग उसने दीवान ए बंदगान यह शुरू किया था। किसने? यह फिरोज शाह तुगलक ने। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहीं पर अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। बाद में बिहार हो गया। उसमें प्रशासनिक इकाई आदि यह विवरण मिनहाजुस सिराज की रचना तबकात ए नासरी में मिलता है। तबकात ए नासरी में मिलता है। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ? पटना और गया क्षेत्रों से। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने का भी उल्लेख मिलता। सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के यह मलफूजात उक्तियों की संकलन और मनाकिबुल असफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव हुआ।
सिरते फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद या चर्मपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। उसके बाद आता है लोधी वंश। बिहार का पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से 96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसे दरिया खान नोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। लोधी शासकों के काल में बिहार में नोहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के बाद बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद खान लोहानी नामक नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उसका जो है यह साथ नोहानी और फार्मूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया था। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया था। कनकपुरा युद्ध में पराजित किया था। यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बॉक्स में है। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख की बात करेंगे। बुद्ध सेन का यह बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पांच ताम्रपत्र अभिलेख, पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख और फिरोज तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेर का अभिलेख, खैरवार प्रमुख यह प्रताप धवल के 3 अभिलेख, ये सब मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख है। सुल्तान मोहम्मद की 1528 में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल किया था। इसके बाद बिहार में अफगान शासक की स्थिति क्या था। लोहानियों के सत्ता पतन के साथ ही बिहार में अफगानों ने यह नए नेता के रूप में शेर शाह का क्या हो गया, उदय हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेरशाह सूरी, जिसका जो कार्यकाल 1540 से 1545 की बात करता है। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान में यह एक अफगानी महिला के गर्भ से हुआ था। शेरशाह के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के यह राहरी ग्राम में रहते थे। कहाँ पर? राहरी ग्राम में रहते थे। फरीद खां उर्फ शेरशाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। सल्तनत कालीन शासक बहलोल लोदी के काल में शेर खां के पिता इब्राहिम खां भारत आया था। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीर का जो है प्रबंधन करने लगा और शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार से के यह एक ही बार में मार डाला और जिससे कि बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान नोहानी ने यह प्रसन्न होकर इसे शेर खां की जो है यह उपाधि प्रदान किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खान नोहानी ने। शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक ही दिन भारत से यह बाहर खदेड़ दूंगा। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरते आला की उपाधि भी ग्रहण किया था। हजरते आला 1530 में शेर खां ने चुनार के पूर्व सूबेदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिक से यह शादी किया और इससे जो है उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति काफी बढ़ गया। एक होता है दौड़िया का युद्ध होता है 1532 में। शेर खां ने महमूद लोदी के साथ यह जो है दिया था। शेर खां ने किसका दिया था साथ?
महमूद लोदी का। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। 1537-38 में शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि की धारण की तथा अपने नाम का यह खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलाया। किसने? शेरशाह ने। इसके बाद शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को बिलग्राम, ये इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, में परास्त कर दिल्ली के सिंहासन भी क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। कब? 1540 में। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। ये तारीख याद रखिएगा, 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि भी धारण की थी। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मालवा से लौटने के क्रम में उसने रणथंभौर पर भी यह अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीना पर आक्रमण कर वहां के राजपूत यह शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने यह जौहर किया था। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया और इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। आगे है 1545 में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक कीरत सिंह था। जब 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? कीरत सिंह। कालिंजर अभियान के दौरान जब शेरशाह उक्का नामक यह आग्नेयास्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले की दीवार में एक गोला लगकर यह पास रखे बारूद पर गिर गया, जिसमें आग लगने के कारण इसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु के समय उसकी आयु लगभग 73 वर्ष का था। शेरशाह द्वारा नियुक्त बिहार का अंतिम सूबेदार सुलेमान खान था। अब्दुल्ला शाह द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया और इस नगर को 1541 में पुनः बिहार की राजधानी बनाया। किसने? शेरशाह। यह तारीख़ दाऊदी ये किसका है? यह अब्दुल्ला द्वारा रचित एक पुस्तक है, तारीख़ दाऊदी। आगे है मध्यकालीन बिहार का फिर कुछ पॉइंट देखते हैं। करें कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, यह उत्तर पश्चिम में बिहार उस उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगल की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण भी कराया था। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने? तो शेरशाह। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किले नुमा महल शेरगढ़ का प्रमाण मिलता, जो कि शेरशाह के शासनकाल में निर्मित हुआ था। शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन के बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण अथवा पुनरुद्धार कराया। इसमें चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार एवं बिहार में रोहतास का किला सबसे प्रमुख था। बिहार के राजनीतिक में विशेष यह सामरिक महत्व रखने वाले रोहतास किला को यह जीत कर शेरशाह ने पुनर्निर्माण यह कराया था। शेरशाह ने अपने शासनकाल में प्रत्येक एक कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया, जबकि उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया, जिससे कि पत्राचार का विवरण प्रणाली में सुधार यह हुआ। प्रत्येक सराय में एक फारसी और एक हिंदी की ज्ञाता की नियुक्ति यह अनुवादक के रूप में किया गया था, जिसे कारकुन कहा जाता था। शेरशाह के शासनकाल में इमारतों पर लिखने के क्रम में फारसी एवं संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। पटना शहर में शेरशाह द्वारा बनाई गई एक शेरशाही मस्जिद का यह प्रमाण भी मिलता है।
इसके बाद शेरशाह के द्वारा देखिएगा प्रमुख युद्ध लड़ा गया है, उसकी चर्चा किया गया है। सूरजगढ़ की बात करेंगे। सूरजगढ़ का जो युद्ध हुआ था यह 1534 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539, कन्नौज ये बिलग्रामी का हुआ था 1540 और कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545। अब देखेंगे युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। जो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था 1534 में, शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया था। चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, यह चौसा बक्सर के तट पर, बक्सर के निकट की जो है निर्णायक ये जो है लड़ाई शेरशाह एवं हुमायूं के बीच, इसी विजय के बाद शेरखां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। कन्नौज या बिलग्रामी के युद्ध की बात करेंगे। हुमायूं की निर्णायक पराजय, यह इस हार के पश्चात हुमायूं ने भागकर यह ईरान में जो है शरण लिया था। कालिंजर युद्ध की बात करेंगे। 1545 में कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 में यह गद्दी पर बैठता है। इसके बाद शेरशाह के मकबरा की अगर हम बात करेंगे, शेरशाह के मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो शेरशाह का मकबरा, ये देखिएगा यह कहाँ पर, शेरशाह का मकबरा रोहतास सासाराम में स्थित है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने का निर्माण स्वयं शेरशाह ने किया था। अपने जीवन काल में ही इसको यह शुरू कराया था, लेकिन कालिंजर की लड़ाई में मौत के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह ने इसको पूरा किया। तो ध्यान में रखिएगा, जो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है वह अपने ही जीवन काल में उसको शुरू यह किया था, लेकिन कालिंजर में उसकी मौत हो गया, जिसके कारण जो अर्धनिर्मित था उसको पूरा करने का श्रेय उसके पुत्र इस्लाम शाह को जाता है। मकबरे के बीच में शेरशाह का कब्र है और अलग बगल में ये देखिएगा 24 कब्र है। ठीक है, यह अलग बगल में कितना, यह 24 कब्र है। शेरशाह सूरी के मकबरे की रूपरेखा उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खां द्वारा बनाई गई थी, जिसका निर्माण 1540 से 1545 के बीच किया गया। यह कैमूर के करीब लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा 122 फीट या 37 मीटर ऊंचा है, जो 52 एकड़ में एक विस्तृत कृत्रिम झील में खड़ा है। यह मकबरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। अष्टकोणीय आकृति में क्या है, निर्मित है। मकबरे का गुंबद विश्व में यह बीजापुर गुंबद के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल के यह समान दूसरा खूबसूरत मकबरा बताया था। यह किसने बताया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक भी माना जाता। नोट में देखिए क्या लिखा है। प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चर्चित सड़क मार्ग 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने यह पुनर्निर्माण कराया, जो सड़क ए आजम और बादशाही सड़क के नाम से ये जो है प्रसिद्ध हुआ। बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा 17वीं शताब्दी में इस सड़क का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रैंक रोड कर दिया गया और इस प्राचीन मार्ग के पुरातात्विक अवशेष बिहार में यह बारून और डेहरी स्थित सोन नदी में लगभग 4 किलोमीटर लंबे चूना सुर्खी पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु मार्ग के रूप में मिली। इसकी खोज 2016-17 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शंकर शर्मा ने किया। इस खोज को भारतीय पुरातत्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। पहले यह सड़क ए आजम, यह राजमार्ग आज के काबुल से ढाका तक यह जाती थी। भूमि को सही ढंग से मापकर निर्धारण करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। भू-राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा गया। बाद में इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर अकबर द्वारा भी अपनाया गया था। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को अपने शासनकाल में भू-राजस्व की वसूली हेतु अपनाया था, अतः शेरशाह को ही यह जब्ती प्रणाली का जन्मदाता, ध्यान में रखिएगा, जब भी जब्ती प्रणाली का जन्मदाता पूछ दे यह शेरशाह को माना जाता है। पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत भी किसने किया था, शेरशाह ने। शेरशाह ने 178 ग्राम के चांदी का रुपया
और 380 ग्राम के तांबे का दाम सिक्का चलाया था। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण भी करवाया और इसी किले के अंदर किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह द्वारा कराया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार किन के शब्दों में किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी इसकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना इस पठान ने किया। करे कि शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता। 1555 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान बुरी तरह से परास्त हुआ और हुमायूं पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहाँ का पुनः शासक बन गया। बिहार में सूफी संत की बात करते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के अंश पाए जाते हैं। बिहार में सबसे पहले चिश्ती सिलसिला के यह सूफी आए थे। मनेर में आकर बसने वाला यह इमाम ताज फकीह बिहार के सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण संत थे। कौन? इमाम ताज फकीह। इसके अलावा पटना के नज़दीक पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के यह सैयद इब्राहिम चिश्ती और दक्षिण बिहार में शेर अली भी उल्लेखनीय है। बिहार में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी एवं फिरदौसी सिलसिले के संत सक्रिय रहे। ये सब सिलसिला को ध्यान में रखेगा जो बिहार में सक्रिय रहे थे। चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी सिलसिले संत के ये सक्रिय रहे थे। बिहार में यह सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। तो ध्यान में रखिएगा, फिरदौसी सिलसिला सबसे प्रसिद्ध सिलसिला, सबसे लोकप्रियता बिहार में प्राप्त किया और इसका प्रतिनिधि यह कौन थे? मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी। इनका जन्म 1290 में मनेर में हुआ था। मनेर से यह सुनारगांव बांग्लादेश तक की यात्रा कर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना और धर्म के प्रचार प्रसार में लीन रहे। इन्होंने दरिद्रता और पीड़ित वर्गों को सांत्वना एवं राहत देने का कार्य किया था। धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता और सद्भाव का उपदेश दिया। इनके उपदेश का ज्ञान इसके पत्रों के संकलन मकतू बातें सदी, इनकी रचना यह अदाबुल मुरीदीन में मिलती है। इनका देवदर्शन, यह इनका देहावसान सन 1381 में बिहार शरीफ में हो गया। इसके बाद है दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कबीर। यह दरिया साहब का जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में दिनारा रोहतास जिले के निकट धरकंधा गांव में हुआ था। कौन सा गांव था? धरकंधा। मुगल काल में यह बिहार की अस्तित्व की हम बात करेंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया और उसकी हत्या कर मुगल साम्राज्य की नींव रखा। किसने? बाबर ने। अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो ध्यान में रखिएगा, बाबर ने बिहार का जो प्रशासक नियुक्त किया मोहम्मद शाह का पुत्र था जलाल खां को। बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी यह बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। बिहार में नूहानियों की सत्ता का अंत अब तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 में दोहरा सराय में अफगानों को यह पराजित किया था। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने मिलकर यह दाऊद को पराजित किया
और बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खान, कमरानी, सुलेमान खां, दाऊद खां, यल्के करामानी के नाम शामिल है। इन शासकों ने 1580 तक बिहार पर कब्जा जमाए रखा था। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 में आक्रमण किया और इस समय यहाँ का शासक था दाऊद खां। तो जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया था 1574 में, तब यहाँ का जो शासक था वह दाऊद खां था। लगभग 1580 के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया। खान ए खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया और मुगलों के अधीन बिहार सूबे को यह अनेक सरकारों तथा प्रत्येक सरकार को अनेक परगना में विभक्त किया था। अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार की बात करेंगे। खान ए खानम मुनीम खां, राजा मानसिंह, सईद खां, मुजफ्फर खां और खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका और यह असद खां, ये सब अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार थे। इसके बाद अकबर के बाद देखते हैं अकबर का जो कार्यकाल रहा था 1556 से 1605। अकबर के काल में बिहार की स्थिति को देख लेते हैं। 1582 में अकबर के समय 7 सरकार और 200 परगने थे। अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान किया। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मान सिंह के बाद सईद खां 1594 से 98 तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को यह 12 सूबों में विभाजित किया था। खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया और अकबर के शासनकाल में अंतिम वर्षों में बिहार जहांगीर के यानी कि सलीम के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। इस समय असद खां को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खां को इस पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद जहांगीर के काल में बिहार की स्थिति को देख लेते हैं। जहांगीर का जो कार्यकाल रहा था 1605 से 1627। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार प्रांतपति नियुक्त किया। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय सराय का निर्माण कराया। यह सराय मेहरुन्निसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में उसके रुकने के लिए क्या हुआ था, निर्मित किया गया था। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दिया और 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया। इसके पश्चात इस्लाम खां बिहार का सूबेदार बना था। अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान यह अफजल खां 1608 में बिहार का सूबेदार बना, जिसे कुतुब नामक यह एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। अफजल खां की 1613 में मृत्यु हो गई। नूरजहां के भाई इब्राहिम खां इब्राहिम खां काकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर कालीन समन्वित यह मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। जहांगीर के काल में बिहार का सूबेदार का नाम दिया गया है। 1605 में जो यह सूबेदार था वह बाज बहादुर, यह इसी को कहते हैं लाल बेग। 1607 में इस्लाम खां, 1608 में अफजल खां, 1613 में जफर खां,
1615 इब्राहिम खां काकर, 1617 में कुली खान द्वितीय और 1618 मुकरेब खां, 1621 शाहजादा परवेज और 1622 खाने दुर्रा, ठीक है, खाने दुर्रान जिसको बैरम बेग भी कहा जाता, और 1626 में मिर्जा रुस्तम सफावी, 1627 में खान ए आलम, 1628 में यह सैफ खान, ठीक है, सैफ खान। दो असप्पा सिंह असप्पा प्रथा यह जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर के समय 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार यह प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास यह इत्यादि क्षेत्र शाहजादा परवेज से 1622 से 24 के दौरान छीन लिया तथा जो है यह खाने दुर्रान बैरम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी था। इसके पश्चात क्रमशः खान ए आलम, मिर्जा सफी सैफ खान बिहार में सूबेदार नियुक्त हुआ। सैफ खान ने 1628-29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में भी सैफ खां का मदरसा कहा जाता। शाहजहां की बात करेंगे, यह शाहजहां 1628 से 1658 इसका कार्यकाल रहा था। मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग भोजपुर के यह उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया और इसके राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन किया। अब्दुल्ला खां के बिहार बाद जो है यह शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान को 1639 से 43 बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात आजम खां, जफर खां, जुल्फिकार खां बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। शाहजादा यह दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जो शाहजहां के यह बीमारी के समय शाहजादा शुजा के साथ देने यह लगा था। शाहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शाहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन समूगर के युद्ध में औरंगजेब ने शाहजादा द्वारा यह शाहजादा दारा को पराजित करके यह शाहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार वह अपने पुस्तक मुगलकालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग माना था। औरंगजेब का जो कार्यकाल रहता है 1658 से 1707। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊदनगर, वर्तमान में औरंगाबाद जिले नामक शहर बसाया। ये किसने? औरंगजेब ने। यानी कि दाऊदनगर जो बसाया था वह किसने? औरंगजेब ने। पटना में दारुल अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण भी किया। दाऊद खां के बाद 1665 में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना और इसी समय बिहार में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आया था, जिसने पटना को बिहार के सबसे बड़े शहरों में यह एक माना था। इसी दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डच यात्री डी ग्रेफी ने किया था। औरंगजेब के तीसरे पुत्र यह शाहजादा आजम को 1677 ईस्वी में कुछ समय के लिए बिहार के सूबेदारी ये जो है मिली और इसके बाद मिर्जा फकीरुल्लाह उर्फ सैफ खां बिहार का सूबेदार बना, जिसके शासनकाल में पटना स्थित यह अंग्रेज फैक्ट्री ये लूटी गई। औरंगजेब 1702 में अपने प्रिय पौत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने बिहार का पुनर्निर्माण कराकर इसका नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद।
उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखसियर को यह बंगाल में जो है नायब का पद प्रदान किया था। फर्रुखसियर वापस 1711 में बंगाल से बिहार चला गया। कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना अजीमाबाद में 1713 में राज्याभिषेक हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, जिसका पहला राज्याभिषेक यह पटना में हुआ था, वह कौन था? यह फर्रुखसियर था। और सूबेदार फखरुद्दीन ने छोटा नागपुर, पलामू और जगदीशपुर के उदबंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था। फखरुद्दौला ने पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण किया और फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फिर भी बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 में ग्रहण किया था। मध्यकाल में बिहार के पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर बिहार में जो है फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा था। तो मध्यकाल में फारसी शिक्षा का जो केंद्र था बिहार में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर था। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनाया। यह आगरा में स्थित है। यह पहला कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। इसमें सजावट की जो है यह पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म यह पटना में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, यह अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में। इसके बाद बिहार में सिख धर्म को देख लेते हैं। सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना रहा। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की यह जो है चर्चा अनेक विद्वानों ने किया। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म प्रचार प्रसार भी किए और अनेक शिष्य भी बनाए थे। सिख के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुंचे थे। सासाराम, गया से होते हुए कहाँ? पटना पहुंचे। पटना प्रवासन के दिन ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा और जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी, इसीलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद के पास पटना में ही छोड़ गए थे और उनके कुछ समय बाद ही 26 दिसंबर 1666 को पटना में यह गुरु गोविंद सिंह का क्या होता है? जन्म हुआ है। लगभग 4.5 साल की आयु में यह बालक गुरु गोविंद सिंह पटना छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के प्रस्थान कर गए। आगे चलकर 29 मार्च 1676 को बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु यह गुरु गोविंद सिंह बने और गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने यह मसंद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे। आगे चलकर उन्होंने मसंद व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने यह 1699 में। अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह ने 3 शादियां की। 1708 में यह गुरु की मृत्यु के उपरांत यह इनकी पत्नी माता साहिबा देवी के प्रति भी यह बिहारी सिखों ने काफ़ी सम्मान भाव रखा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर आपका पूरे जो है मध्यकालीन बिहार का इतिहास वह समाप्त हो गया। अगले वीडियो हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास को चलेंगे। 4-5 वीडियो उसका भी आएगा और वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।